हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। पिछली वीडियो से हमने इंडियन पॉलिटी की शुरुआत की थी और पिछली वीडियो में हमने इंडियन प्रेसिडेंट का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जो प्रेसिडेंट की पावर और उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने हाल ही में हुए 15वें राष्ट्रपति के चुनाव को कवर किया था। चुनाव की जो प्रोसेस होती है, ओथ होती है, जो राष्ट्रपति की जो टर्म होती है, क्वालिफिकेशंस होती हैं, उन सबको पढ़ा था। अब आइए हम जो राष्ट्रपति हैं उनकी पावर को पढ़ेंगे। अब दोस्तों, राष्ट्रपति का पद भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पद होता है जिसके पास लगभग हर प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। बाकी कोई भी ऐसा पद नहीं होता जिसके पास इतनी शक्तियाँ होती हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है राष्ट्रपति के पास, जुडिशियल पावर भी होती है, फाइनेंशियल पावर भी होती है, पॉलिटिकल पावर भी होती है। तो राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है, लगभग हर तरीके की पावर होती है राष्ट्रपति के पास। सबसे पहली जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, वो होती है एग्जीक्यूटिव पावर। अब एग्जीक्यूटिव पावर को हिंदी में कार्यकारी शक्तियाँ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी कार्यकारी जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। यानी उसमें जो भी शक्तियां मिलती हैं वो राष्ट्रपति से मिलती हैं। राष्ट्रपति के नाम पे जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं, जो भी कार्य गवर्नमेंट करती है, वो किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होता है। दूसरा नंबर क्या है? ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट मेड बाय। तो जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं, जो भी गवर्नमेंट कानून बनाती है, उनको ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति इंडिविजुअल जाके हर एक्ट पे साइन करेंगे या हर ऑर्डर के ऊपर राष्ट्रपति साइन करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि किसी आदमी को ऑथराइज कर देते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर देते हैं उस मामले में डिसीजन लेने के लिए, और वो उसकी प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं कि कैसे जो भी ऑर्डर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको ऑथराइज किया जाएगा। तीसरी जो पावर है वो क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या है ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस? क्या होता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस? का मतलब होता है दोस्तों कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, तो उनके अंदर काम का बंटवारा कैसे होगा कि किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा काम आएगा, किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा काम आएगा, ये सब आता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस के अंदर। तो जो एग्जीक्यूटिव एक्शन वाला ये जो पार्ट है पहले वाला, ये आता है आर्टिकल 53 के अंदर। ये स्पेसिफाई किया है प्रोविजन, ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 53 के अंदर दिया गया है। और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 77 के अंदर बताया गया है। अब फोर्थ पावर क्या होती है राष्ट्रपति की? जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिसाइड इट्स रिम्यूनरेशन। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो एक वकील या एडवोकेट जिसको बोल सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है, मतलब उनका पक्ष रखता है किसी मामले के ऊपर। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? जो उनको वेतन मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, उसको कौन तय करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद आता है दोस्तों डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और सुप्रीम कोर्ट के और जजेस हैं, SC/ST कमीशन के जो भी चेयरमैन हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब क्या है छठा नंबर क्या है? सिक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब राष्ट्रपति क्या करता है कि समय समय पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है वो प्रधानमंत्री और मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो जानकारी लेते रहते हैं। अब सातवें नंबर पर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस टू इन्वेस्टिगेट द स्टेटस ऑफ SC and ST। कि राष्ट्रपति एक कमीशन बनाते हैं इसके मामले में कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो SC/ST का जो स्टेटस है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बनाते रहते हैं समय समय पर।
कि SC/ST की क्या पोजीशन है किसी स्टेट के अंदर, किसी एरिया के अंदर। अब 8वें नंबर पे क्या आता है कि शेड्यूल्ड एरिया एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है कि शेड्यूल्ड एरिया वो एक जोन होता है जो एक लिमिटेड एरिया होता है, जिसके अंदर जो बाहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कार्य नहीं करता। उसका जो वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो राष्ट्रपति के अंडर होता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया नोटिफाई करते हैं कि ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया है आज से, या इस एक्ट से ये शेड्यूल्ड एरिया है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा वो भी राष्ट्रपति स्पेसिफाई करते हैं। अब दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर के बाद आती है जो इनकी पॉलिटिकल पावर बोल सकते हैं या लेजिस्लेटिव पावर बोल सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर क्या आता है दोस्तों, लेजिस्लेटिव पावर तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर दोस्तों एक चीज और रहती है, एग्जीक्यूटिव पावर में हम बोल सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, ये बोला जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके प्लेजर पे काम करता है। लेकिन दोस्तों ये प्लेजर हो डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकता। कैसे? डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि विवेक, राष्ट्रपति के विवेक पे आधारित नहीं होता, कि राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री को ऐसे ही नहीं हटा सकते जब तक उनके पास जो सदन के अंदर मेजोरिटी है या सदन के अंदर बहुमत है, तो राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकते। ठीक है। अब आती है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है दोस्तों? लेजिस्लेटिव पावर को हिंदी में बोलते हैं विधायी शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर्स यानी वो पावर जो विधायी पावर यानी विधायी शक्तियां बोल सकते हैं इसको, विधायी शक्तियां, इसको हिंदी में बोल सकते हैं विधायी शक्तियां। ठीक है। अब विधायी शक्तियों में क्या आता है दोस्तों? पहले नंबर पे आता है कि वो जैसे सत्र बुलाना है, संसद का सत्र बुलाना है, उसको मतलब समन करना है। समन का मतलब क्या होता है कि सभी को नोटिस देते हैं राष्ट्रपति। जब सत्र शुरुआत होने से पहले सभी एमपीज के पास नोटिस जाता है कि इसी डेट को सत्र की शुरुआत होने वाली है। और प्रोरव्यू, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोरव्यू का मतलब होता है स्त्रावसन। स्त्रावसन का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोरव्यू। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक जॉइंट सेशन यानी जॉइंट सेशन भी कौन नोटिफाई करते हैं? राष्ट्रपति। जॉइंट सेशन यानी संयुक्त जो सत्र बुलाया जाता है राज्यसभा और लोकसभा का, तो उसको बोलते हैं जॉइंट सेशन। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष, वो क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? दूसरे नंबर पे आता है कि राष्ट्रपति है वो किसी भी पेंडिंग बिल के ऊपर, दूसरा नंबर पे क्या आता है कि राष्ट्रपति किसी भी पेंडिंग बिल के ऊपर जो प्रधानमंत्री है या संसद जो पार्लियामेंट है उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑन पेंडिंग बिल्स कि जो भी बिल पेंडिंग है, यानी जो भी विधेयक, बिल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विधेयक। जो भी विधेयक संसद के अंदर पेंडिंग है उसके ऊपर राष्ट्रपति उनसे जानकारी मांग सकते हैं पार्लियामेंट से। तीसरे नंबर पर क्या आता है दोस्तों? तीसरे नंबर पर आता है कि प्रेसिडेंट है वो ये स्पेसिफाई करते हैं, जब लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उन दोनों का ऑफिस अगर खाली है, मतलब कि उस पद पर कोई नहीं है, तो लोकसभा की अध्यक्षता उस टाइम कौन करेगा। और राज्यसभा में जब चेयरमैन नहीं है और वाइस चेयरमैन जब नहीं होता, तब
राज्यसभा के अंदर वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन इसको चेयर करेगा। ठीक है, तो चौथे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है कि टू स्पेसिफाई द मेंबर who presides the Lok Sabha in absence of chairman and vice chairman। सॉरी, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा के केस में क्या आएगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, यानी लोकसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जब वो उपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन इस पद के ऊपर कार्य करेगा। ठीक है, चौथा क्या आता है कि राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 पीपल इन राज्यसभा। राज्यसभा में 12 लोगों को उनका नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इन सब चीज़ों से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं। तो जो विशेष जो जिनको जानकारी होती है, विशेष जिनकी योग्यता होती है, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। दोस्तों अब ये पांचवा सबसे स्पेशल है। पांचवें में हम अभी जो गलती के चांसेस हैं वो पांचवें में सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या कि प्रेसिडेंट nominate 2 members from Anglo-Indian Society in लोकसभा की जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन सोसाइटी या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा के अंदर। दोस्तों अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है। दोस्तों ये जो प्रोविज़न है ये कैंसिल हो चुका है, यानी ये ओमिट कर दिया, हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये 126 कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और 104th कॉन्स्टिट्यूशन, 106th कॉन्स्टिट्यूशन और 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी ए का मतलब है अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या है कि 126वें संविधान विधेयक संशोधन विधेयक और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों जो बिल की संख्या होती है वो एक्ट से ज़्यादा होती है। एक्ट क्या होता है कि जब राज्यसभा और लोकसभा किसी विधेयक को पास कर देते हैं और राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। उसको हिंदी इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, हिंदी में अधिनियम बोलते हैं। तो बिल क्या होते हैं, बिल वो होते हैं जब जो लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिए जाते हैं या नहीं पास किए जाते, सिर्फ उनको प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, अगर पास कर दिया और राष्ट्रपति असेंट नहीं देते या अनुमति नहीं देते तो भी वो कानून नहीं बनता। ठीक है, तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनको अनुमति नहीं मिलती तो वो लैप्स हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो बिल की संख्या है वो हमेशा एक्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होता है, छठा नंबर आता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देते हैं
वो राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए जाता है। ये जो प्रोविजन है हम आगे पढ़ेंगे स्पेशल एक हेडिंग के अंदर कि जब राष्ट्रपति के पास बिल जाता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब तीसरी इसकी जो राष्ट्रपति की जो पावर होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, वो होती है फाइनेंशियल पावर यानी आर्थिक शक्तियाँ। आर्थिक शक्तियों के अंदर दोस्तों देखो प्रेसिडेंट ही एक ऐसी पोस्ट है जो इतनी तरह की पावर नहीं रखती है अपने पास। प्रधानमंत्री के पास भी पावर होती है, फाइनेंशियल होती है, लेजिस्लेटिव भी होती है, लेकिन उनके पास जुडिशियल पावर नहीं होती। तो ऐसा कोई लगभग ऐसा कोई पद नहीं होता जिसके पास इतनी पावर हो जितनी प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन पावर हालांकि कम है लेकिन है हर प्रकार की। ठीक है, तो तीसरी पावर कौन सी होती है, फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर हिंदी बोलते हैं आर्थिक शक्तियाँ। ठीक है, आर्थिक शक्तियाँ, आर्थिक शक्ति। दोस्तों आर्थिक शक्तियों में क्या आता है, सबसे पहले आता है कि किसी भी मनी बिल को अगर किसी भी सेशन के अंदर किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो वो मतलब हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी। प्रायर परमिशन ऑन मनी बिल, यानी कि मनी बिल पे राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है। किसी भी मनी बिल को अगर पेश करना है संसद में तो सब उससे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति की जो परमिशन लेना जरूरी होता है। मनी बिल के बारे में दोस्तों आर्टिकल नंबर 110 के अंदर लिखा गया है। मनी बिल के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। ये फिलहाल इसके अंदर इतना ही देख लेते हैं कि मनी बिल तो ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट संसद के सामने प्रस्तुत करने का जो कारण होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। मतलब वो जब वो किसी को स्पेसिफाई करते हैं उसके थ्रू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संसद के अंदर प्रस्तुत की जाती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये जैसे आर्थिक मतलब इकोनॉमिक क्षेत्र में उसमें देखेंगे पर्सपेक्टिव में तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल देते हैं, वरना इसको सिंपल नाम देते हैं यूनियन बजट, यानी केंद्र सरकार का जो भी बजट होता है उसको पेश करने में राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। तीसरा नंबर क्या होता है कि कंटिंजेंसी यानी अकस्मात फंड से अगर कुछ भी विड्रॉल करना है, मतलब पहले जो मतलब बजट के अंदर नहीं दिया गया है और इमरजेंसी के अंदर कुछ भी विड्रॉल करना है तो वो किसके थ्रू होता है, राष्ट्रपति के थ्रू। ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम कंटिंजेंसी फंड, ठीक। कंटिंजेंसी फंड यानी अकस्मात जो कोष होता है, एक मतलब अकस्मात कोष क्या होता है जो इमरजेंसी के अंदर जब हम यूज करते हैं तो उसको कंटिंजेंसी फंड बोलते हैं। जब अगर कोई अनफोर्सिन मतलब ऐसी कोई अकस्मात आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, उसके अंदर केंद्र सरकार को किसी को राहत पैकेज देना होता है किसी स्टेट को, तो या फिर स्टेट को ही फंड की ज़रूरत है तो उसके अंदर क्या होगा कि आप अकस्मात कोष से अगर पैसा निकालना है जो बजट के अंदर एलोकेट नहीं है तो वो किसकी सहायता से निकाला जाएगा, राष्ट्रपति। अब फोर्थ नंबर क्या है दोस्तों, फोर्थ नंबर में है कि जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन उसको बनाते हैं। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन की स्थापना करते हैं राष्ट्रपति, आफ्टर एवरी 5 years, आफ्टर एवरी
5 years कि हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं राष्ट्रपति। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी रेवेन्यू होता है सेंटर का या सेंटर का जो भी रेवेन्यू है वो स्टेट के साथ कैसे शेयर होगा, स्टेट टू स्टेट, किस स्टेट को कितना रेवेन्यू मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, सेंटर को कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो इसको हर 5 साल के ऊपर राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब क्या होता है? न्यायिक शक्ति। जुडिशियल पावर में सबसे पहले क्या आता है? हमने पहले भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर भी देखा था कि राष्ट्रपति है वो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं। तो जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर के अंदर जुडिशियल पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायिक शक्ति। ठीक है, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। ठीक है, तो जुडिशियल पावर में सबसे पहले क्या आता है? तो अपॉइंट सीजीआई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति करवाते हैं और राष्ट्रपति सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर सलाह ले सकते हैं। मतलब कोई भी अगर कानूनी मामला है उसके ऊपर राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आस्क फॉर हेल्प, प्रेसिडेंट आस्क फॉर हेल्प ऑन एनी लीगल मैटर। ठीक, आस्क फॉर हेल्प from Supreme Court on any legal matter। मतलब किसी भी कानूनी पहलू पे राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंदर दिया गया दोस्तों? ये आर्टिकल नंबर 143 के अंदर ये बात लिखी गई है कि आर्टिकल 143 के अंदर क्या लिखा गया है कि वह राष्ट्रपति है वो किसी भी मामले के ऊपर या लीगल मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है समाधान की शक्ति। ठीक है, समाधान यानी पार्डनिंग पावर। ठीक है, पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 कुछ शक्तियां देता है। आर्टिकल 72 के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 है उसके अंदर प्रधानमंत्री को कुछ शक्तियां मिलती हैं, न्यायिक शक्तियां, जिससे वो किसी को भी समाधान कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पार्डनिंग पावर है ये हम डिटेल से एक दूसरे हेडिंग के अंदर इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? 4 तरह की पावर होगी। 4 तरह के बाद अब आती है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्तियां। ठीक है, मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर। और मिलिट्री पावर जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि मिलिट्री पावर के अंदर क्या आता है? सैन्य शक्तियों के अंदर क्या आता है कि राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, यानी मुख्य जो सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सैन्य शक्तियां, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सैन्य शक्तियां। ठीक है, तो पहली नंबर पे कौन सी है कि प्रेसिडेंट इज कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, जो सभी फोर्सेस होती हैं उनका कमांडर इन चीफ, जो सभी फोर्सेस होती हैं उनका मुखिया होता है राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है कि अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं
तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। और अब जो एक नया पद सैन्य जो उसके अंदर बना है, सैन्य पावर के अंदर जो भी एक नया पद बना है जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी जो मिलिट्री हायरार्की है उसके अंदर एक पद बना है जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब तीनों सेनाओं का एक हेड होता है जो तीनों सेनाओं को साथ लाने में, मतलब एक साथ लाने में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। जो हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनके द्वारा इसको सुझाया गया था। ठीक है, तो क्या करते हैं? अपॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक, सॉरी खाली सी है क्या? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, एंड जो उनके तीनों सेनाओं के जो सेनापति होते हैं, जैसे आर्मी का जो जनरल होता है, नेवी का जो एडमिरल होता है, ठीक है, और जो वायुसेना का एयर मार्शल होता है, उनको की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलिट्री पावर के अंदर यही है दो मेन पॉइंट है। ठीक है, अब 30 छठा जो इसकी पावर है राष्ट्रपति की, छठी जो पावर होती है वो होती है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर का क्या मतलब होता है? राजनयिक शक्ति। ठीक है, राजनयिक शक्ति। राजनयिक शक्तियाँ कैसे दोस्तों? क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है ना दोस्तों, वो एक इंग्लैंड की जो हमने शासन प्रणाली है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। सबसे पहले तो बात ये है कि इंग्लैंड की जो शासन प्रणाली है उसको अडॉप्ट किया। उसके अंदर जो देश का मुखिया होता है वो होता है एक राजा होता है, मतलब वो देश का मुखिया होता है। हमारे यहाँ देश का मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी दूसरे देश से कोई भी समझौता होता है या फिर उस समझौते के लिए जो नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है, वो सब किसके नाम पे होती है? कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा मुखिया तो होगा जिसके भी आप पे हम बात कर सके किसी दूसरे देश से। तो मुखिया कौन होता है भारत में? प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट के नाम पे जो भी हमारे जो भी ट्रीटी होती है, संधि होती है, या जो भी हमारे जो भी समझौते होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे एक ही पावर होती है, डिप्लोमेटिक पावर में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि एवरी ट्रीटी एंड एग्रीमेंट फ्रॉम foreign countries are on the name of president। राष्ट्रपति के नाम पे वो जो सारी समझौते या संधि जो भी होती है वो राष्ट्रपति के नाम पे होती है। ठीक है, अब लास्ट वाला आता है दोस्तों आपातकालीन शक्ति। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ कैसे होती हैं? आपातकालीन शक्तियों में 3 पॉइंट होते हैं, 3 बेसिस के ऊपर राष्ट्रपति वो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी पावर। ठीक है, इमरजेंसी पावर के अंदर क्या क्या आता है कि नेशनल इमरजेंसी आती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर। ठीक है, फिर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल आता है।
और 356 आर्टिकल एंड जो 365 के अंदर जो भी आर्टिकल 356 और 365 के अंदर राज्यों के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल कब लगता है कि जब उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भंग होती है और चुनाव कराने की स्थिति में चुनाव आयोग नहीं होता, तो उस समय क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अगर एक और बेस पे लग सकता है कि राष्ट्रपति अगर कोई भी राज्य है जो सेंटर की जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाता या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि गवर्नर राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर देते हैं। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके क्या कर देते हैं, स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, आर्थिक जो आपातकाल होता है वो किसके है, 360 आर्टिकल 360 के अंडर आता है कि जब वित्तीय जो प्रबंधन है किसी राज्य का या किसी देश का जब खराब हो जाता है तब उसके अंदर आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है। ठीक है, आर्थिक आपातकाल की स्थिति बन जाती है, तो उस केस में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो इमरजेंसी लगाएं, आर्थिक प्रतिबंध लगाएं। ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 360। ठीक है, अब दोस्तों ये तो है कुछ पावर, जो 7 पावर, इससे अलग भी कुछ पावर राष्ट्रपति के पास होती हैं। वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो पावर होती है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है, तो दोस्तों ये थोड़ा वीटो पावर के अंदर क्या आता है कि राष्ट्रपति अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास करके भेज देते हैं तो राष्ट्रपति उसका अपनी जो शक्तियों का प्रयोग करके उसको रोक देते हैं। अब वीटो की जो पावर है वो राष्ट्रपति को कहाँ से मिलती है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 111 यानी 111, आर्टिकल 111 क्या राष्ट्रपति को ये 3 शक्तियां देता है। ठीक है, कि जब कोई भी जो बिल है वो दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सबसे पहले है टू गिव हिज असेंबली, कि राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो वो बिल है वो कानून की शक्ल ले लेगा, यानी कानून बन जाएगा। दूसरा क्या होता है, टू विदहोल्ड हिज असेंबली। ठीक है, टू विदहोल्ड हिज असेंबली। ठीक है, टू विदहोल्ड हिज असेंबली यानी जो अपनी अनुमति है उसको रोक लेते हैं। तीसरा नंबर क्या होता है, टू रिटर्न और रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए वापस संसद के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो पावर हैं वो आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को देता है कि या तो उस बिल के ऊपर अपनी अनुमति दे दे, अनुमति देते नहीं तो कानून बन जाएगा, या फिर अपने जो अनुमति है उसको रोक लेते हैं, राष्ट्रपति फैसला नहीं लेते उसके ऊपर। और तीसरा क्या है, टू रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, कि रिकंसिडरेशन के लिए रोक लेते हैं, मतलब सॉरी रिकंसिडरेशन के लिए मतलब पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो अब रिकंसिडरेशन के लिए मान लिया राष्ट्रपति ने किसी बिल को भेज दिया तो क्या होगा दोस्तों, तो रिकंसिडरेशन के लिए अगर भेज दिया और दोनों सदनों से पास होकर वापस वो बिल दोबारा से अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वो उस बिल को अनुमति दे, अनिवार्य हो जाता है। उस टाइम
उनके जो भी असेंट है वो उनको मतलब जो भी उनको देना है रखना है वो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं होता, उनको जरूरी ही अनुमति देनी पड़ती है उसको, ठीक है। अब वीटो पावर के बारे में देखते हैं दोस्तों। जब किसी बिल को अगर राष्ट्रपति को रोकना है तो वो अपनी वीटो पावर का यूज करते हैं। दोस्तों वीटो पावर 4 तरह की, सबसे पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण वीटो। एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि दोस्तों अगर दोनों सदनों ने कोई बिल पास करके भेज दिया तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं लेंगे, ठीक है। फैसला नहीं लेंगे तो वो बिल है वो कुछ समय बाद लैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी तो इसके अंदर क्या होता है, टू विद होल्ड इज असेंट, टू विद होल्ड इज असेंट। वो जो अपना असेंट है उसको विद होल्ड कर देते हैं तो कुछ समय बाद वो बिल है तो लैप्स हो जाता है। इसलिए किस टाइम होता है ये दो इसके अंदर दो मेन यूजुअली दो कारण से होता है, यूजुअली दो कारण होते हैं इसके। अगर पहला क्या होता है, अगर बिल है वो प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, इफ बिल इज प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी मेंबर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं है वो कोई बिल अगर प्रेजेंट करता है और वो पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो राष्ट्रपति अपनी जो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके उसको रोक लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे केस के अंदर क्या है दोस्तों कि जब कोई पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है या पार्लियामेंट किसी भी पार्टी की सरकार है तो लोकसभा अगर डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, लोकसभा का जो टर्म है वो डिजोल्व हो जाती है और डिजोल्व होने वो बिल तो उन्होंने पास कर दिया उसके बाद वो डिजोल्व होगी और राष्ट्रपति ने उसको अनुमति नहीं दी तो दोबारा जो नई जो सरकार आएगी फ्रेश इलेक्शन के बाद अगर राष्ट्रपति को ये कहती है कि आप इस बिल को अनुमति न दें तो राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, उसको एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके रोक लेते हैं, ठीक है। उसको अनुमति नहीं देते, कुछ टाइम के बाद लैप्स होके वो बिल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे ये क्या है कि इस चीज का प्रयोग कब किया गया है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग दोस्तों दो बार तो हमने पढ़ा है वो दो बार किया हुआ है। एक तो 1956 के अंदर 1956 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने पैप्सू एप्रोप्रिएशन बिल है उसके ऊपर एब्सोल्यूट वीटो लगा है। पैप्सू क्या है दोस्तों, पैप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन। मतलब दोस्तों आज़ादी के बाद ये एक स्टेट था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, ठीक है। ये एक स्टेट था जिसकी जो कैपिटल थी वो पटियाला शहर थी, ठीक है। उसके अंदर जींद फरीदकोट ऐसी मतलब 7-8 रियासतें आती थी। पंजाब का नाभा शहर हो गया, पटियाला हो गया, तो ये एक राज्य था। तो एप्रोप्रिएशन इसकी जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसके ऊपर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके इसको रोक दिया था। दूसरा केस कौन सा आता है दोस्तों, 1991 के अंदर वेंकटरमन जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो बिल था इसका अलाउंस पेंशन अमेंडमेंट एक्ट जो भी था, एमपीज का जो अमेंडमेंट एक्ट था ना अलाउज और पेंशन के लिए, उसको
इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो करके रोक दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो। अब दूसरे नंबर पे आती है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो के अंदर क्या होता है दोस्तों? क्वालिफाइड वीटो के अंदर होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसको वापस रिटर्न कर देता है रिकंसिडरेशन के लिए, जो पार्लियामेंट है उसके पास वापस भेज देता है। उस केस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि क्वालिफाइड वीटो सेकंड वाली, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि अगर सदन ने और ज्यादा बहुमत से, ठीक है, मान लिया अब सिंपल मेजोरिटी से पास करके भेजा था पहले, पर बाद में स्पेशल मेजोरिटी से यानी 2/3 मेजोरिटी से अगर पास करके भेज दिया तो राष्ट्रपति को उसको असेंट देनी होती है। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो, ये तो क्वालिफाइड वीटो होता है कि क्वालिफाइड वीटो होता है किस तरह का? ये क्वालिफाइड वीटो है, ये भारत के राष्ट्रपति को भी शक्तियाँ नहीं मिलती क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, समझने के लिए हमने लोकसभा और राज्यसभा का उदाहरण दिया था, लेकिन क्वालिफाइड वीटो है उसकी शक्ति है और जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको नहीं मिलती। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो दोबारा जब भेजेंगे रिकंसिडरेशन के बाद, तो जो मेजोरिटी है, जो पहले जिस मेजोरिटी से पास किया था उससे ज़्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए, तब ये क्वालिफाइड वीटो काम करेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है कि सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, इसको निरोधात्मक वीटो बोलते हैं, निरोधात्मक वीटो। सस्पेंसिव यानी सस्पेंसिव कैसे समझ सकते हैं? सस्पेंड बोलते हैं ना, कुछ समय के लिए रोक लेते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए इसको रोक लेते हैं राष्ट्रपति। जब दोनों सदन के अंदर कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास आ गया, ठीक है, राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए जो पार्लियामेंट है उसके पास भेज देते हैं। अब क्या है कि पार्लियामेंट उसके अंदर कुछ चेंज करती है, या फिर उसको ज़्यादा मेजोरिटी से पास करे या फिर उसी मेजोरिटी से पास करे, उसके अंदर कुछ चेंज करे या ना करे, ठीक है, या वापिस जैसा था वैसा ही भेज दे, तो क्या होगा कि दूसरी बार में राष्ट्रपति को उसको परमिशन देना अनिवार्य होगा। ठीक है, कि दोबारा अगर रिकंसिडरेशन के बाद कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होंगे उसको परमिशन देने के लिए। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो का ये प्रयोग होता है। अब लास्ट वाली आती है पॉकेट। ठीक है, पॉकेट वीटो दोस्तों किस समय यूज होती है? पॉकेट वीटो का प्रयोग तब होता है जब राष्ट्रपति किसी बिल को अनुमति देना ही नहीं चाहते। ठीक है, कि वो उस बिल को अनुमति देना ही नहीं चाहते, तो ना तो उसके पक्ष में फैसला लेंगे या ना तो उसको अनुमति देंगे ना उसको खारिज करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं देंगे। ठीक है, नो जजमेंट, ठीक है, कोई भी फैसला नहीं देंगे इसके, नो डिसीजन या नो जजमेंट, इसके ऊपर जजमेंट के बजाय डिसीजन है वो वर्ड ज़्यादा सूट करता है कि कोई भी फैसला नहीं देते, ना तो उसके पक्ष में फैसला देते हैं ना उसके विपक्ष में फैसला देते हैं, उसको विद होल्ड करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, और दोस्तों इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो इसको कितने भी टाइम तक विद होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, विद होल्ड करके रख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने टाइम तक इसको रोकना है। ठीक है, वही यूएसए के प्रेसिडेंट यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो 10 दिन के अंदर या तो इसको अनुमति दे या फिर रिकंसिडरेशन के लिए वापस जो उनकी असेंबली है, जो उनकी पार्लियामेंट है उसके पास वापस भेजे रिकंसिडरेशन के लिए।
ठीक है। और रिकंसिडरेशन के बाद जब दोबारा उनके पास आएगा तो उनको जो अनुमति देना है वो अनिवार्य होता है। तो इस केस में ये बोला जाता है दोस्तों कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसकी जो पॉकेट है वो यूएसए के प्रेसिडेंट से ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। इनके पास 10 दिन होते हैं, 10 डेज, और इनके पास कोई भी, इंडियन प्रेसिडेंट के पास कोई भी लिमिट नहीं होती, टाइम लिमिट नहीं होती, जब तक वो चाहे उसको विदहोल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, विदहोल्ड करके रख सकते हैं। अब दोस्तों बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में क्या राष्ट्रपति वीटो पावर लगा सकते हैं? जी नहीं लगा सकते। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है? 1971 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या कहता है दोस्तों कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकते, यानी उसके ऊपर वीटो नहीं लगा सकते। उनके लिए जरूरी क्या है कि उनको अनुमति देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी होती है उसके अंदर राष्ट्रपति अपनी एसेंट है उसको विद होल्ड नहीं कर सकते, या वीटो पावर है उसका यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है दोस्तों कि राज्य के पास क्या गवर्नर के पास भी कहीं ऐसा वीटो पावर होती है? सोचने की बात है। तो दोस्तों हाँ, गवर्नर के पास भी वीटो पावर एज जैसे राष्ट्रपति के पास है वैसे नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया तो आर्टिकल 200 यानी आर्टिकल 200 है वो गवर्नर को 4 ऑप्शन देता है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला है कि असेंट टू गिव हिज असेंट, ठीक। दूसरा क्या है? टू विद होल्ड हिज असेंट, यानी अपनी जो अनुमति है उसको रोक के रखते हैं। तीसरा क्या है? टू रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक। वो इसको रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेज देते हैं। अब मनी बिल को ना ही तो राष्ट्रपति वापस पार्लियामेंट को भेज सकते इफ नॉट ए मनी बिल, ठीक है। मनी बिल को ना तो राष्ट्रपति वापस भेज सकते ना ही गवर्नर भेज सकते, ठीक है। ना ही गवर्नर भेज सकते राज्य के, ना ही राष्ट्रपति मनी बिल को वापस भेजते, और जनरली वो भेजते भी नहीं है क्योंकि वो उनकी पहले प्रायर परमिशन के बाद मतलब इंडक्ट किया जाता है, यानी उसको प्रस्तुत किया जाता है जो असेंबली होती है उसके अंदर, ठीक है। चौथा केस इसके अंदर क्या आता है कि टू रिजर्व फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की जो अनुमति के लिए किसी बिल को जब गवर्नर रिजर्व कर देता है कि स्टेट ने अगर कोई कानून पास कर दिया, अब राष्ट्रपति के पास गवर्नर ने क्या कर दिया, उसको रिजर्व कर दिया कि उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो चौथा केस क्या है कि रिजर्व फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस केस के अंदर क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 20, तो संविधान का जो अनुच्छेद 201 है
और राष्ट्रपति को क्या पावर देता है इस केस में कि टू असेंड द बिल, ठीक है, टू गिव असेंट टू द बिल, कि वो बिल को अनुमति दे दे, ठीक है। दूसरा क्या है, टू विदहोल्ड इज असेंट, कि जो अनुमति है उसको रोक सकते हैं। तीसरा क्या है, टू रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन, ठीक है, कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज देते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, जैसे पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति भेजते हैं, तो दोबारा अगर पार्लियामेंट उसको पास करके भेज देती है तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो जाता है उसको अनुमति देना। लेकिन स्टेट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर राष्ट्रपति ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो अगर असेंबली फिर से पास करके उसको भेज देती है तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको अनुमति दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, वो उनकी मर्जी, ठीक है। ये होता है दोस्तों वीटो पावर, ठीक है, ये होगी वीटो पावर। अब दोस्तों इस एक और पावर आती है राष्ट्रपति की, वो क्या होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंदर क्या आता है दोस्तों, ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन, जब दोनों हाउस हैं, जो दोनों हाउस हैं राज्यसभा और लोकसभा, उनका जो स्तर है वो नहीं चल रहा होता, तो उस केस में राष्ट्रपति है वो अध्यादेश लाते हैं, ठीक है। अध्यादेश लाते हैं, अध्यादेश क्या होता है, एक कानून की तरह होता है। जैसे कानून मतलब संसद के अंदर बनते हैं, वैसे ही एक अध्यादेश होता है, और उसकी वही जो उसकी लिमिटेशन है वही उसकी लिमिटेशन भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दोस्तों, जो आर्टिकल नंबर 1 to 3 है उसके अंदर, यानी 123 है उसके अंदर ऑर्डिनेंस पावर के बारे में लिखा गया है। राष्ट्रपति किस टाइम अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किस टाइम नहीं कर सकते। सबसे पहला केस क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला केस होता है कि जब दोनों में से अगर दोनों हाउस, अगर मतलब दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों का सत्र नहीं चल रहा, तब राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। अगर एक का भी सेशन चल रहा है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बिल को अगर कानून बनना है तो दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है, ठीक है। अगर एक चल रहा है तो उस केस में भी राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। When no session, no house in the session, no house in session, इस सत्र के अंदर नहीं है, दोनों या तो दोनों सत्र के अंदर नहीं है या और आइदर वन हाउस, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब भी वापस दोनों सदन अगर बैठेंगे सत्र के लिए, तो 6 सप्ताह के अंदर वो जो अध्यादेश है उसको संसद से पास करवाना है वो जरूरी होता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर वो पास नहीं होता अध्यादेश तो वो लैप्स हो जाता है, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति लैप्स किस कंडीशन में होगा, या तो पास नहीं होगा अगर दोनों सदनों से पास नहीं होता, या फिर राष्ट्रपति इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। या फिर जो संसद के दोनों सदन हैं उसको किसी बिल के द्वारा उसको खारिज कर देते हैं, तो उस केस के अंदर जो
अध्यादेश है वो लैप्स हो जाएगा। अब अध्यादेश की सब जो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है दोस्तों, वो होता है कि दोनों जो सदन बैठेंगे ना तब तो 6 हफ्ते यानी 6 वीक्स सदन बैठने के बाद। अगर मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है 6 मंथ 6 वीक। अगर 6 हफ्ते के अंदर बैठने के बाद 6 हफ्ते के अंदर नहीं दिया तो लैप्स हो जाएगा। और 6 मंथ 6 वीक कैसे हुआ कि 6 मंथ 2 सेशन है। जैसे मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र के बाद क्या होता है, मानसून सत्र होता है जैसे संसद का, फिर आता है शीतकालीन सत्र। ऐसे क्या होता है कि सत्र है, उन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दोनों सेशन दोनों हाउस अलग अलग बैठते हैं तो भी मैक्सिमम गैप कितना होगा 6 मंथ 6 हफ्ते का। ठीक है, 6 महीने 6 मंथ 6 वीक का गैप मैक्सिमम हो सकता है किसी अध्यादेश के उसमें। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो डिस्क्रिशनरी नहीं, डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकती, मतलब उनके विवेक पे आधारित नहीं हो सकती। ठीक है, कि जब उसकी जरूरत होगी ना तभी ऑर्डिनेंस लेके आया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पार्लियामेंट को बाईपास करना है। ठीक है, लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है उसको बाईपास करना है। बाईपास करना का मतलब अगर कोई बिल है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, अब राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उसको अध्यादेश बना के लागू कर देंगे, तो क्या होगा कि लेजिस्लेशन का जो बाईपास होगा। ठीक है, तो उसको बाईपास कर देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा एक किस्म से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाने का अधिकार सदन को दिया, मतलब संसद को दिया। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश ऐसे अध्यादेश लेके आएंगे, लेजिस्लेशन को बाईपास करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। इसी केस के अंदर इस जो ये पॉइंट है इसके अंदर जो मेन जो केस डिस्कस किया जाता है वो आरसी कूपर और यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। जुडिशियल रिव्यू के अंडर, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है दोस्तों कि न्यायिक पुनर्विचार के अंदर कि कोर्ट ये देख सकता है कि आपने अगर ऑर्डिनेंस बनाया है तो वो इसकी जरूरत के अनुसार बनाया है, या आपका जो इंटेंशन है वो नालाफाइड है, जो करप्ट है, आपका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है इसको बनाने के पीछे, तो उसके केस में क्या होता है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका। ठीक है, अब इसको रोकने के प्रयास हुए थे। जैसे दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है उसको रोकने के प्रयास हुए थे। उसके अंदर क्या किया कि जो 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, इसके अंदर क्या कर दिया दोस्तों कि राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर है वो डिस्क्रिशनरी बना दी। डिस्क्रिशनरी का मतलब कि ऑर्डिनेंस लाना है वो राष्ट्रपति की ऐसी पावर बना दी कि वो राष्ट्रपति जब चाहे ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है और कोर्ट उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकता कि वो गलत है या सही है, उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकता। इस चीज को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA, छोटा सा फॉर्म में लिख दिया CAA 1978, जनता गवर्नमेंट थी जो मोरारजी देसाई जी इसमें प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई, उसने इसको वापस से हटा दिया और ये फिर से जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसका तीसरा केस के अंदर क्या है दोस्तों, तीसरे केस में आता है कि
जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है राष्ट्रपति की, वो को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सह अस्तित्व, उसको हिंदी में बोलते हैं सह अस्तित्व। यानी कि जो कानून संसद बना सकती है, लोकसभा और राज्यसभा बना सकती है, वही कानून ऑर्डिनेंस के थ्रू राष्ट्रपति बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर दो बातें लागू होंगी। जो शर्तें या जो कंडीशन जब संसद कानून बनाती है उसके अंदर लगती है, वही जो दो बातें हैं वो इसके अंदर भी लागू होंगी। क्या? कि सबसे पहले थी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझो। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किस चीज में कह सकते हैं कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस पावर के बेस पे। ठीक है, कि आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है दोस्तों कि ऑर्डिनेंस सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर लेके आया जा सकता है जो यूनियन के अधिकार क्षेत्र में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में जो चीजें आती है उसके ऊपर वो है ऑर्डिनेंस लेके आया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस ऑन यूनियन सब्जेक्ट्स। ठीक है, कि सेंटर के जो सब्जेक्ट हैं सिर्फ उसी के ऊपर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। ठीक है, अब चौथी पावर के अंदर क्या आता है दोस्तों? चौथी पावर आती है, चौथी पावर के अंदर आता है दोस्तों कि इसके अंदर आता है डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा केस में क्या आता है? डीसी वाधवा केस आरसी कूपर केस था, वो 1970 का था, ये है 1978। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जब बिहार के अंदर 1978 से लेकर 1968 से लेकर 1981 यानी करीब 13-14 साल की बात है ये, कि जिसके अंदर एक ही अध्यादेश को बार बार कितने 256 टाइम्स एक ही अध्यादेश को लाया गया। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेशन को बाईपास कर सके। आई बात समझ में कि लेजिस्लेशन को बाईपास कर सके कैसे? कि आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बिल पास करवाना ना पड़े और सेशन खत्म होते ही क्या होगा, गवर्नर आपको वापस से अध्यादेश जारी कर देंगे, फिर से कानून बन जाएगा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। मतलब उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, खत्म कर दिया था उसको। जो ऑर्डिनेंस लेके आए थे गवर्नर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आती है अब एक लास्ट जो बचता है इससे आगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होता है और पार्डनिंग पावर दोस्तों, पार्डनिंग पावर। अब ये पार्डनिंग पावर का जो भी टॉपिक है ये हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो शायद ज़्यादा लंबी बन जाए। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अगर वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है, कोई भी सुझाव हो आपके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कमी है या जो भी सुधार करने की हमें ज़रूरत है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ठीक कर सकें। जो भी कमी है, जो भी सुधार करने होंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको टाइमली कर पाएँ।